हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन की पाठशाला। ये वीडियो में आप देखेंगे वोडाफोन वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो केस चल रहा था नियर अबाउट 20,000 करोड़ का, उसे फाइनली वोडाफोन ने इंटरनेशनल लेवल पे जीत लिया है। तो आप इस वीडियो में जानेंगे व्हाट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस, आर्बिट्रेशन एंड एवरीथिंग कि टोटल पूरा मामला है क्या। सो बी स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब आप इस केस के बारे में नहीं जानते, लेकिन इन तीनों को जानते रहेंगे, ललित मोदी, विजय माल्या, नीरव मोदी। अब मैं इनको इसलिए इंक्लूड किया हूँ ताकि आप समझ सकेंगे कि इस केस का इंपॉर्टेंस इतना क्यों है। ललित मोदी ने इंडिया से लिया है नियर अबाउट 1100 करोड़, विजय माल्या हैज़ टेकन 11,900 करोड़ एंड नीरव मोदी हैज़ टेकन 9,000 करोड़। अगर हम इन्हीं तीनों का टोटल करते हैं अमाउंट, तो ये हो जाता है नियर अबाउट 22,000 करोड़ का। तो आप समझ सकते हैं कि वोडाफोन और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में अकेले में 20,000 करोड़ का केस था। तो ये पूरा मामला है क्या, वो स्टार्ट करते हैं। आप वेरियस आर्टिकल्स में देख सकते हो, जैसे द क्विंट का आर्टिकल है वोडाफोन वर्सेस इंडिया, हु कमिटेड द ओरिजिनल सिन। ठीक है, यही नहीं, बाकी भी जितने आर्टिकल्स है, वेब पेजेस हैं, उस पर आप देखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण जोश, बिजनेस स्टैंडर्ड, टेलीग्राफ इंडिया, हर जगह पे ये है कि वोडाफोन विंस ₹20,000 करोड़ आर्बिट्रेशन अगेंस्ट इंडिया इन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस। तो ये है क्या रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस एंड व्हाट इज़ आर्बिट्रेशन, पूरा हम जानेंगे। देखो, ये आपको पूरा मामला विकीपीडिया पे भी मिल सकता है। अगर आप दूसरे दूसरे वेब पेजेस, अगर जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो नहीं देखते हैं या फिर नहीं पढ़ते, तो विकीपीडिया के जो वोडाफोन पेज है उस पर आप ये पूरा मामला क्या है वो पढ़ सकते हैं। वोडाफोन हचिसन टैक्स केस ये है उसके अंदर सेक्शन। उसमें ये सेक्शन अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा था उस टाइम पे ये अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आपको शायद अब तक ये अपडेट हो गया रहेगा। ये जो न्यूज़ है विन होने की, ये न्यूज़ आई थी 25 सितंबर 2020 को। ठीक है, कि वोडाफोन हैज़ विन 20,000 करोड़। तो इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे कि एक कंपनी कैसे एक दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है और उस इन्वेस्ट करने से पहले वो क्या क्या लॉस को कैसे गो थ्रू करती है, वहाँ के रूल्स कैसे पढ़ती है, वहाँ के टैक्स लॉ को कैसे पढ़ती है। फिर वो कंपनी जब उस कंट्री में आती है तो वहाँ के गवर्नमेंट, वहाँ के टैक्स डिपार्टमेंट उस कंपनी पे कैसे एक्शन लेती हैं, और फिर वो कंपनी अपने बचाव में कहाँ तक जाती है, ये आप एक एक करके देखेंगे। ठीक है, अब जैसे कोई मूवी हम देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि स्टार कास्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस केस को स्टडी करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। तो पहले हम देखते हैं कंपनी क्या क्या कौन सी मेंशन है। द फर्स्ट कंपनी इज़ HTIL, दैट इज हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। ये एक फॉरेन कंपनी है जो हांगकॉन्ग में सिचुएटेड है। एंड देन अदर वन इज़ CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड। दिस इज सिचुएटेड इन केमैन आइलैंड। ये टैक्स हेवन कंट्री, टैक्स हेवन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आने वाले स्लाइड में ये एक्सप्लेन कर दूंगा। थर्ड कंपनी इज हच एसर लिमिटेड। दिस इज सिचुएटेड इन इंडिया। एक इंडियन कंपनी, टेलीकॉम कंपनी है, और ये भी एक फॉर्म बाय मर्जर ऑफ HTIL, जो अभी पहला कंपनी हमने देखा था वो, और एक एसर ग्रुप है, इन दोनों से मिलकर ये बना हुआ है पार्टनरशिप में। एंड लास्ट वन इज, जो हमारा टाइटल है इस वीडियो का, वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग, जो कि नेदरलैंड में एक डच यूनिट है ये, और इस एक सब्सिडरी किसकी, वोडाफोन ग्रुप PLC इन लंदन। तो यूके में इसका हेड ऑफिस है, वहाँ से ये, लेकिन ये जो कंपनी इन्वॉल्व है टोटली नेदरलैंड को बिलोंग करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंट्रीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व है। सबसे पहला हमारा प्यारा भारत, देन हांगकॉन्ग, नीदरलैंड, केमैन आइलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था, टैक्स हेवन होता क्या है। तो ये स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टैक्स हेवन एक ऐसा स्टेट होता है, कंट्री या टेरिटरी, जहाँ पे आपको टैक्स लेना देना कुछ भी नहीं, आपको पूरी छूट है। ठीक है, तो ऐसे कुछ कंट्रीज़ होते हैं वर्ल्ड में, ये मैंने लिस्ट आउट किए हैं, लेकिन हम सब नहीं देखेंगे, इसमें से हमें सिर्फ एक ही पे फोकस करना है, दैट इज़ केमैन आइलैंड, क्योंकि वहाँ हमारे केस में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो इंडिया टैक्स हेवन कंट्री नहीं है, लेकिन केमैन आइलैंड इज़ वन ऑफ द टैक्स हेवन कंट्री। मतलब आप इंडिया में कुछ भी कंपनीज़ को खरीदते हैं, बेचते हैं, तो आपको उस पर टैक्स लगेगा। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हर चीज़ पे टैक्स लगता है, और ये जो टैक्स होता है जो हम बात करें केस में, दैट इज़ TDS। अब ये ग्राफ से समझने की कोशिश करो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड टेलीकॉम इन्वेस्टमेंट। तो ये जो फॉरेन कंपनीज थी, ये देखो आप टेलीकॉम में इन्वेस्ट कर रही थी नियर अबाउट 2006 एंड 2007, ये ग्राफ पीक पे है। ठीक है, तो इसी साल में जो कंपनी है वोडाफोन, ये हम केस स्टार्ट कर रहे हैं। वोडाफोन की नज़र हमारे इंडिया पड़ती है, इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर पे। वो ये कहते हैं कि हमें इंडिया में एक लीडिंग कंपनी बनना है, वहाँ पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। ठीक है, तो वहाँ उनके जो कंसल्टेंट होते हैं वो कहते हैं कि आप लीडिंग कंपनी बनोगे, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कल्चर,
ठीक है, वर्क कल्चर, एम्प्लॉयज़, ये सब सर्च करोगे तो ये सब में एक लीडिंग कंपनी बनने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे पास एक आइडिया, आप ये क्यों नहीं करते हैं कि आप इंडिया के जो एग्जिस्टिंग टेलीकॉम कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो वहाँ पे ऑपरेट हो रही है अभी, आप उनसे बात करो। हो सके अगर वो सेल आउट करने को तैयार है तो आप वो ख़रीद लो, तो फिर उनके जो एसेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, सब आपके हो जाएंगे, उनके कस्टमर्स जो हैं वो भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत ही शॉर्ट टाइम में एक लीडिंग कंपनी बन सकते हैं। वो वोडाफोन ही कहते हैं कि आप इंडिया में जाओ, ठीक है, वहाँ पे जो कंपनीज एग्जिस्टिंग जैसे आप बता रहे हैं वहाँ पे बात करो, अगर ऐसा कुछ होता है, डील फाइनल हो जाती है, तो हम वी आर रेडी टू परचेस इट। तो उनके जो कंसल्टेंट है वो इंडिया में आते हैं, ठीक है, इंडिया के कंपनी से बात करते हैं, साथ में यहाँ के इंडिया के लॉज, रूल्स, टैक्स लॉ सब कुछ पढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ से कुछ खरीद रहे हैं तो हमें टैक्स पे करना है, नहीं पे करना है, क्या, ठीक है, लॉ क्या कहता है यहाँ का, सब पढ़ने के बाद वो फिर से वोडाफोन को जाके मिलते हैं। वोडाफोन से बात चलती है तो कहते हैं कि भैया इंडिया में जाके जो हमने सोचा था सब कुछ होने वाला वैसे ही, वहाँ की एक एग्जिस्टिंग कंपनी है टेलीकॉम की सबसे बड़ी कंपनी हच, ठीक है, इसके 2.44 करोड़ करंटली कस्टमर्स हैं और ये अपने आप को रेडी हो गए सेल आउट करने के लिए। इससे भी मज़े की ये बात है कि आप हज को तो परचेस कर रहे हो, लेकिन इस परचेस में आपको 1 रुपया भी टैक्स में पे नहीं करना है। तो वोडाफोन शॉक हो जाती है, वो कहती है हम इंडिया में कंपनी खरीद रहे हैं, लेकिन इंडिया की कंपनी खरीद रहे हैं लेकिन हमें टैक्स नहीं पे करना, ऐसे कैसे हो सकता है? कैन यू एक्सप्लेन दिस, एक डायग्रामेटिकली हमें एक्सप्लेन करके बताओ ये डील कैसे हो सकती है। तो कहते चलो ठीक है, अभी हमने बताया कि हज एक जो इंडियन कंपनी है वो अपने आप को सेल आउट करने को तैयार है। हज ये जो कंपनी है इसका जो शेयर्स है दैट इज़ अबाउट 67%, ये ले रखा है CGP इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड, जो सिचुएटेड है केमैन आइलैंड में, ठीक है, केमैन आइलैंड में, और केमैन आइलैंड एक टैक्स हेवन कंट्री है, ठीक है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, ये जो CGP है इसका भी 100% ले रखा है किसने, जो हांगकॉन्ग में प्रेजेंट एक कंपनी है दैट इज़ HTIL, इसका फुल फॉर्म है हाचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड, ठीक है, ये भी एक फॉरेन कंपनी है। तो वोडाफोन कहता है तो इसमें टैक्स का क्या है वो ज़रा क्लियर करो। तो वोडाफोन जो उसके कंसल्टेंट होते हैं वो कहते हैं अगर आप इंडिया में जाके हज को ले रहे हो तो आपको टैक्स लगने ही वाला है, क्योंकि वहाँ का लॉ ऐसा करता है। लेकिन वहाँ का लॉ ये भी कहता है कि आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो इंडिया के बाहर, तो उस पर आपको इंडिया का लॉ उस पर कुछ एक्शन नहीं ले सकता। तो आपको हज को नहीं लेना, आपको ख़रीदना है जो CGP ने 67% शेयर रखा है HCL में, मतलब आपको CGP पे फोकस करना है। तो आप HTIL से बात करो, अगर वो सेल आउट करने को रेडी है CGP को, क्योंकि उन्हीं के पास CGP का 100% शेयर है, तो वो रेडी हो जाते हैं HTIL, ठीक है। अगर वो रेडी हो गए तो फिर CGP आपका, और CGP तो आपका हुआ, तो उसमें से जो भी HCL का 67% है वो तो आपका ही होने वाला है। और HCL कहाँ पे, इंडिया में है, तो इनडायरेक्टली आपने हज को ख़रीद लिया है, तो उनको डील समझ में आ जाती है। तो वोडाफोन HTIL से बात करके ये डील फाइनल कर देती है। तो अब अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से बता रहा हूँ ये वाला केस, मतलब एक ये अगर समझ में आ गया तो पूरा यही है, डील बिटवीन वोडाफोन एंड हचिसन। देखो लंदन में है वोडाफोन ग्रुप PLC, लेकिन ये केस कहाँ से चालू हो रहा है, ये केस जो खरीद रहा है, जो शेयर खरीद रहे हैं, दैट इज़ वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग BV, नीदरलैंड में जो है, ठीक है, एक डच यूनिट है। इसने क्या किया, HTIL जो हांगकॉन्ग में है, जिसका 100% शेयर लगा के रखा है CGP ने, ये उनसे बात की और उसने पूरा ट्रांसफ़र कर लिया 100% शेयर्स ऑफ CGP, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसने क्या किया, हज का 67% होल्डिंग वोडाफोन ने ले लिया। अब जो हचिसन एसेट लिमिटेड था, अब वो आगे चल के हो गया है वोडाफोन एसेट लिमिटेड। अगर ये समझ में आया तो आपको फिर अब पता चल गया कि हज इज़ नाउ वोडाफोन। सो जब ये डील बाहर चल रही थी उसी टाइम पे इंडिया से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन सब पे नज़र रखा था। तो जैसे ही वोडाफोन अब इंडिया में एंटर करती है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वोडाफोन के लिए एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक नोटिस भेजता है, और उस नोटिस में लिखा रहता है कि आपने जो भी लेन देन किए उसके कैपिटल गेंस पे आपको TDS भरना पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि आपने इंडियन कंपनी के साथ ये डील की है, और ये अमाउंट होता है 11,200 का। तो वोडाफोन कहती है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो जो तुम्हारे लॉ में लिखा है वैसे ही हमने किया है, क्योंकि ये कंपनी इंडियन है, लेकिन यहाँ का ट्रांजैक्शन हमने सब बाहर किया है, ठीक है, और हमने इस इंडियन कंपनी को नहीं ख़रीदा, हमने CGP को ख़रीदा था, और उस CGP का शेयर इसमें लगा हुआ है। अब हम ये क्या करें कि उसका शेयर इसमें लगा हुआ है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पर कुछ सुनता नहीं है, बट उनको तो TDS चाहिए 11,200 करोड़। तो वोडाफोन अब क्या करता है, इसके लिए एक रिट पिटिशन फाइल करता है बॉम्बे हाई कोर्ट में। तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब पूरा मामला जाता है
तो उस बीच बॉम्बे हाई कोर्ट में पूछा जाता है वोडाफोन से कि आप वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी है, तो आप हज के जरिए इंडिया में क्यों आ रही हैं। ठीक है, तो वोडाफोन ये कहता है जो हमारा टाइम सेव हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं करना है, टावर्स इंस्टॉल नहीं करना है, एसेट जो हमें ऑलरेडी मिल रहे हैं, इनके जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं आज के। ठीक है, तो इस तरीके से तो बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है चलो ठीक है, ये मान लेते हैं कि आप इसको सेव करने के लिए यू हैव अप्लाइड और यू केम विद हज। मुझे ये बताओ कि जो केमैन आइलैंड में जो कंपनी है आपने जिसको ख़रीदा है सीजीपी, उसका रोल क्या है। तो जब इस पर इन्वेस्टिगेशन होता है तो वोडाफोन तब पता चलता है बॉम्बे हाई कोर्ट को कि सीजीपी का तो कुछ काम ही नहीं है। सीजीपी का जो होल्डिंग है 100% शेयर्स वो एचटीआईएल के पास है, और एचटीआईएल का जो सरप्लस अमाउंट होता है वो सीजीपी में इन्वेस्ट करते हैं, और सीजीपी जो अगर कहीं इन्वेस्ट करना तो आगे इन्वेस्ट करती है। लेकिन जब पता चला, इन्वेस्टिगेशन हुआ, तो सीजीपी ने जो उसका 67% है वो सिर्फ हज में लगा हुआ था, बाकी कहीं उसने किसी और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया था। हाई कोर्ट ये कहता है वोडाफोन से, मतलब आप सीधा हज को खरीद रहे थे, क्योंकि सीजीपी ने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया नहीं है। ठीक है, आपने तो सीधा हज को इनडायरेक्टली खरीदा है, तो यू हैव टू पे दिस टैक्स। तो वोडाफोन कहता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो आपके इनकम टैक्स लॉ में ही लिखा हुआ है। तो जब वोडाफोन ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में हार जाता है, तब वो आगे चैलेंज करता है सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चलता है तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि वोडाफोन ने तो कुछ किया ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो इनकम टैक्स लॉ है वो उसे ऐसा करने के लिए अलाउ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो डील की है केमैन आइलैंड से सीजीपी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स जो खरीदा है वो तो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, और वोडाफोन भी एक अदर आउटसाइड नॉन रेजिडेंट कंपनी है, और उन्होंने जो ट्रांजेक्शन भी किया है वो बाहर से किया है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने इंडियन कंपनी जो खरीदा है। लेकिन ये सब पूरा ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो बाहर हुआ है, तो हमारे इनकम टैक्स में ऐसा लिखा है कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आउटसाइड ऑफ इंडिया होता है तो उस पर टीडीएस नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सो सुप्रीम कोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कहती है कि क्योंकि हमारा लॉ उसको ऐसा करने के लिए अलाउ कर रहा है। अब सो वो 3 पॉइंट क्या है जिस वजह से वोडाफोन ये केस जीत जाती है सुप्रीम कोर्ट में। अब वो 3 पॉइंट ये है, देखो मैं बताता हूँ। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडियन रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कोई भी जुरिडिक्शन नहीं है टैक्स वसूलने का फॉरेन ट्रांजेक्शन पे, क्योंकि ये जो शेयर्स था वो केमैन आइलैंड में था, और केमैन आइलैंड एक टैक्स हेवन कंट्री है। सेकंड वन, जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स है वो सीजीपी में, तो ये नहीं कहता है कि इन्होंने जो एसेट खरीदा है वो इंडिया में खरीदा है। ठीक है, सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 में इंक्लूड है। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट, जो कैपिटल एसेट्स है, ठीक है, इस पर कोई भी राइट्स एंड कंट्रोल नहीं है। तो इसलिए अगर ये कैपिटल एसेट इंडिया में टैक्सेबल नहीं है तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता टीडीएस कट करने का अंडर द सेक्शन 195। और सुप्रीम कोर्ट के 3 पॉइंट्स के बाद वोडाफोन ये केस जीत जाती है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडियन गवर्नमेंट हार जाती है केस। और ये बहुत बड़ा अमाउंट रहता है इंडियन गवर्नमेंट को पे करने के लिए। तो इसके लिए उस टाइम पे जो गवर्नमेंट रहती है यूपीए की, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं श्री लेट प्रणब मुखर्जी। वो हमारे टैक्स लॉ में, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे टैक्स लॉ में ही कुछ लूप होल्स है, उसे ठीक करना चाहिए, क्योंकि इसी का एडवांटेज लेके बाहर की कंपनीज ऐसे एडवांटेज लेती है इंडिया में आके। तो फाइनेंस मिनिस्टर श्री लेट प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने हमारे जो टैक्सेशन लॉ है उसमें अमेंडमेंट किए, और ये अमेंडमेंट कैसा था, रेट्रोस्पेक्टिव। और रेट्रोस्पेक्टिव ये होता है कि आप 2012 में और आपने 1965 का लॉ को चेंज कर दिया, मतलब आपने पीछे जाके उस लॉ को चेंज कर दिया कि भैया आज से जो लॉ था वो भूल जाओ और 1965 का लॉ आपसे ये रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वोडाफोन को वापस से झटका आता है, सिर्फ वोडाफोन को नहीं, जितने भी अदर इन्वेस्टर है। और इस लॉ से अमेंडमेंट होने के बाद, रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट होने के बाद, इंडिया का ग्लोबल इमेज में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इंडिया ऐसे कैसे कर सकती है, अपने फ़ायदे के लिए कभी भी अपने लॉ को चेंज कर सकती है। ठीक है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वापस से वोडाफोन के पास पहुंच जाता है, कहता है अब देखो जिस लॉ का आपने एडवांटेज लिया था अब उसे भी हमने ठीक कर दिया है, अब तो आपको इस लॉ के हिसाब से अब आपको ये अमाउंट बढ़ के इंटरेस्ट लगा के ये हो गया अमाउंट 14,200 करोड़ का, तो आपको 14,200 करोड़ हमें देना है टीडीएस। तो जब ये चेंज होता है, अमेंडमेंट होता है, गवर्नमेंट अमेंडेड दिस इनकम टैक्स एक्ट इन 2012, इस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बाद जितने भी अदर नॉन रेसिडेंट जितने कंपनी होते हैं, जैसे इसका फ़ायदा, लूप होल्स का फ़ायदा लगा के इंडिया में आई थी, उन सब पे भारी बिल पड़ता है। ठीक है, यूज बिल, यू टीडीएस कट होता है, तो वो सब कहाँ जाते हैं, अब अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट में। ठीक है, परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट में। तो वहाँ पे अब याद आता है वोडाफोन को, वोडाफोन क्या तर्क देती है कि उनको याद आता है
कि इंडिया और नीदरलैंड के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई थी। वो ईयर था 1995 नवंबर में। तो ट्रीटी ऐसे होती है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। अब देखो ये जो वोडाफोन कंपनी थी, ये सब्सिडरी है यूके में जो है वोडाफोन ग्रुप पीएलसी, वो उसकी एक यूनिट नीदरलैंड में है, ठीक है, डच यूनिट है। उन्होंने सीजीपी का इन्वेस्टमेंट होल्डिंग खरीदा था, ठीक है। तो ये डच कंपनी नीदरलैंड में है वोडाफोन की। तो वोडाफोन जो नीदरलैंड और इंडिया के बीच में ट्रीटी साइन हुई थी, तो उस ट्रीटी में लिखा क्या गया है, देखो मैं बताता हूँ। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, उसमें ये लिखा था कि हम दोनों देश, मतलब इंडिया और नीदरलैंड, हम दोनों देश एक दूसरे के इन्वेस्टर को इनकरेज करेंगे, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, जो कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, फुल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी देंगे, मतलब हम एक दूसरे के इन्वेस्टर का ख्याल रखेंगे। तो वोडाफोन परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट में ये कहता है कि जो ट्रीटी थी 1995 का इंडिया और नीदरलैंड के बीच में बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, तो वोडाफोन ये कहती है कि भारत ने इस BIT जो दैट इज़ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है उसका उल्लंघन किया अंडर द आर्टिकल 9। अब अंडर आर्टिकल 9 क्या कहता है कि कोई भी इन्वेस्टर है दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का है और वो जो दूसरा पार्टी है वो अलग देश का है, तो उन दोनों के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है, तो उनको समझौता करा के निगोशिएट करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने ऐसा निगोशिएशन नहीं किया हमारे साथ, कहीं भी फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया ही नहीं है। मतलब ये जो ट्रीटी थी बायलैटरल ट्रीटी, उसका उल्लंघन किया सीधा। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी कहता है कि वोडाफोन सही कह रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स लगाते गया है TDS, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस टाइम पे इनका जो लॉ है वो भी यही कहता था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया गया है तो उस पर TDS नहीं कट हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इंडियन गवर्नमेंट ये केस हार जाती है। कितने का था 14,200, लेकिन जब परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस चला तब तक अमाउंट पहुंच चुका था 20,000 करोड़ का। तो इसके लिए कहा जाता है 20,000 करोड़ आर्बिट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस। उसको जीत लिया किसने, वोडाफोन ने, और इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे हार चुकी है। अब इंडियन गवर्नमेंट के पास इसके आगे ऑप्शन क्या क्या है, तो इंडियन गवर्नमेंट अब अपील कर सकती है सिंगापुर के हाई कोर्ट पे, या फिर वो वापस से अमेंड कर सकती है हमारे लॉ को, ठीक है। अब ये लॉ ऑफकोर्स रेट्रोस्पेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव के टाइम पे ग्लोबल इमेज जो था हमारे इंडिया का वो ख़राब हुआ था, ठीक है। तो उसको देखते हुए प्रोस्पेक्टिव होगा, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स केस को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इंडिया अगर चाहे तो ये केस को यहीं पे एंड कर सकती है। अगर वो केस को यहीं पे एंड करती है तो उसे वोडाफोन को नियर अबाउट ऑलमोस्ट 85 करोड़ देना पड़ेगा, जिसमें से 45 करोड़ टैक्स एंड 40 करोड़ इज ए कॉस्ट एज पर सोर्स, ओके। तो अब इस टोटल मामले पे न्यूज़ एंड अदर एनालिसिस से इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है वो हमें पता चलता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि उस स्टडी को, ये जो केस पूरा चला है इसको स्टडी करेंगे, आगे डिसीजन लेंगे कि ऐसा आगे कुछ ना हो, ठीक है। और जो बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनको एश्योर करें इंडिया में आने के लिए।